हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर फिर से द ब्यूरोक्रेसी में। और अब तो काउंटडाउन शुरू हो ही चुका है। मेन एग्ज़ाम का अगले महीने 16 तारीख से है। आप लोग इस समय सिर्फ आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा रेस्ट करिए फिर लिखिए, रेस्ट कीजिए फिर लिखिए। आपका अधिकतर समय फिलहाल इसी में बीतना चाहिए। ओके, हम लोग अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आइए देखते हैं पॉइंट नंबर 18 GS2 का, जो है बायलैटरल रीजनल ग्लोबल ग्रुपिंग्स एंड एग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग इंडिया एंड और अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट्स। द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले करार। ये पॉइंट नंबर 18 है GS2 का उत्तराखंड PCS मेंस के लिए। ओके, और यही टॉपिक UPSC के लिए भी होता है और UP PCS के लिए भी। तो हमारे लिए अच्छी बात यह है कि इस प्रकार के पॉइंट्स के जो पेपर्स हैं पहले हो चुके हैं UPSC में और UP PCS में भी, तो एक मॉडल क्वेश्चन का काम कर सकते हैं वो। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इन सब चीज़ों में हमें क्या समझ लेना होगा। तो देखिए, बायलैटरल का मतलब होता है क्या? दो देश के बीच के संबंध। रीजनल यानी कि ऐसे कई सारे समूह हैं जो कुछ देशों से मिलकर बनते हैं किसी खास कार्यक्रम को पूरा करने के लिए। और एक होता है क्या? ग्लोबल ग्रुपिंग। ग्लोबल से मतलब जो विश्व के स्तर का सबसे बड़ा समूह है, जैसे कि UNO, WTO, वर्ल्ड बैंक। ये किसके एग्जांपल्स हैं? ग्लोबल ग्रुपिंग के। रीजनल के किसके एग्जांपल आ जाएंगे? ब्रिक्स समिट जो आजकल चल रही है, SCO, मैकॉन्ग कॉरपोरेशन, गंगा मैकॉन्ग कॉरपोरेशन, है ना, IBSA, G20, लाइक दैट। तो इन सब के बारे में हम देखते हैं कि इंडिया किस प्रकार से इन सभी समूहों से एंगेज है और किस प्रकार से ये सारे समूह भारत के हितों को प्रभावित करते हैं। ये हमारा टॉपिक है, छोटा मोटा टॉपिक नहीं है। इट रिक्वायर डिटेल स्टडी, तभी हम कुछ मतलब अगर इससे संबंधित अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आंसर हम लिख सकेंगे। तो देखिए, हमको ये बात पता चलती है कि इंडिया एक्टिवली पार्टिसिपेट्स इन वेरियस बायलैटरल, रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। भारत एक जिम्मेदार देश की भूमिका आज से नहीं, बहुत पहले से निभा रहा है और उसका जो रोल है विश्व की शांति व्यवस्था बनाए रखने में, वो वाकई ही अद्वितीय है। ठीक है, भारत के कारण कभी भी विश्व में ऐसा उपद्रव देखने को आज तक नहीं मिला, ना ही मिलेगा। एंड एग्रीमेंट्स दैट प्ले a significant role in shaping its foreign policy एंड इन्फ्लुएंसिंग इट्स नेशनल इंटरेस्ट। कल जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था, इंडिया एंड इट्स नेबर, उसमें हमने भारत की फॉरेन पॉलिसी यानी कि विदेश नीति को समझने की कोशिश की थी। ओके, उसमें थोड़ा सा हमने डिस्कशन किया था। ये वाले टॉपिक भी समझ लीजिए कि फॉरेन पॉलिसी से ही रिलेटेड है। तो जो चीज़ें हमने कल डिस्कस करी थी उसी का ये विस्तार आपको दिखाई देगा यहाँ पे। आइए देखते हैं कि ग्रुपिंग विद इंडिया से यहाँ पर मतलब क्या है। तो 3 प्रकार के समूहों पे हमको चर्चा करनी होगी। एक तो हो गया कि आपका ग्लोबल ग्रुपिंग, रीजनल ग्रुपिंग और बायलैटरल। तो एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है, मैं आपका खाली अटेंशन डाइवर्ट कर रहा हूँ कि आप लोगों को इस पॉइंट को कवर करने के लिए क्या क्या पढ़ लेना चाहिए और क्या क्या चीज़ें, कुछ बातें आपको पहले से पता होनी चाहिए। UNO आप जानते ही हैं, इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर भी था, क्योंकि उस समय जिस समय इसकी स्थापना हुई थी 1945 में अक्टूबर में, तो उस समय तो इंडिया ब्रिटेन के अधीन था। तो हम कह सकते हैं कि इंडिया वॉज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ UNO ऑन 24 अक्टूबर 1945। वर्ल्ड वॉर के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात हो रही है, तीसरा विश्व युद्ध ऐसा ना हो, इसके लिए एक संस्था का होना काफ़ी ज़रूरी है जो एक जिम्मेदारी वाली भूमिका निभाए। तो हम देख सकते हैं कि सबसे बड़ी संस्था पूरे विश्व की वो कौन सी बनती है? संयुक्त राज्य संघ। ठीक है, अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ, UNO। तो कम से कम इस संस्था की होने की वजह से विश्व में तीसरा विश्व युद्ध अभी तक तो नहीं हुआ है। हाँ, कई 2 देशों के बीच में तकरार जारी है, इसको फिलहाल रोक नहीं पाया है ये। लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि मॉनिटर के रूप में एक संस्था हमारे पास मौजूद है, जिसकी चाबी हम कह सकते हैं कि USA के पास है। ज़रूर कह सकते हैं इस बात को, क्योंकि सबसे ज़्यादा फंडिंग UNO में USA से ही मिलती है। अब देखिए ना, रशिया और यूक्रेन के बीच की वॉर जो चल रही है, क्या अमेरिका उसको नहीं रुकवा सकता है क्या? बिल्कुल रुकवा सकता है, लेकिन वो नहीं रुकवा रहा है, क्योंकि वो चाहेगा
कि उसके हथियार सबसे ज़्यादा बिके हैं। यूक्रेन खरीदे उसके हथियार अगेंस्ट रशिया। और आप जानते ही हैं कि रशिया और यूएसए के बीच के संबंध कैसे रहे हैं। दोनों के बीच में एक तरह से कह सकते हैं स्पेस रेस इन दोनों के बीच में ही रही। फिलहाल रशिया कमज़ोर पड़ा, 1991 में उसका डिसइंटीग्रेशन हुआ वगैरह वगैरह, ये सारी बातें आप जानते ही हैं। तो यूएनओ से भी आज तक कई देशों के संबंध स्थापित हैं, जिसमें भारत भी शामिल है। और इसको आप पढ़िएगा ढंग से, यूएनओ एंड इंडिया। आप इस बात से भी जानते हैं कि यूएनओ में एक ऑर्गन होता है जिसको हम कहते हैं क्या, सिक्योरिटी काउंसिल। जानते हैं ना, सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि सुरक्षा परिषद। इसका परमानेंट मेंबर बनने के लिए भारत भरसक प्रयास कर रहा है काफ़ी लंबे समय से, अभी तक इसको सफलता नहीं मिल पाई है। तो सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि क्या यूएनओ के चार्टर में कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है या नहीं। 5 मेंबर जो परमानेंट हैं उनमें से एक भी अगर वीटो का इस्तेमाल कर लेता है तो भारत उसका सदस्य नहीं बन पाता। बात कर रहा हूँ मैं चाइना की। तो क्या अब इसकी आवश्यकता नहीं है कि भारत क्योंकि एक प्रमुख भूमिका निभा रहा है विश्व की राजनीति में, तो उसको भी सिक्योरिटी काउंसिल में जगह मिलनी चाहिए। साथ में जर्मनी को भी मिलनी चाहिए, जापान को भी मिलनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि जब मिलेगी तो अकेले भारत को ही मिलेगी, और भी कई देश हैं जो सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर बनना चाहेंगे। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार आने वाले समय में या कभी ऐसा चेंज होगा कि नहीं होगा। जो चीज़ लिख दी गई है क्या उसमें बदलाव हो सकता है या नहीं। फिलहाल सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनने के लिए भारत प्रयास जारी रखता है और उसमें कई देशों का उसको समर्थन भी प्राप्त है। लेकिन उसके चार्टर में एक बात लिख दी गई है कि जो परमानेंट मेंबर भारत के सपोर्ट में अगर वीटो मतलब वोट नहीं करता है तो वो मेंबर नहीं बन सकता। ये बात आप जानते ही हैं। दूसरी संस्था है वर्ल्ड बैंक। ये भी एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है। IBRD, IDA, इन सबको कलेक्टिवली वर्ल्ड बैंक कहा जाता है। ये डेवलपमेंट बैंक है। विश्व में विकास कार्यक्रम, बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन, डैम्स, रोड्स, हाईवेज, इन सबको बनाने में लॉन्ग टर्म लोन आपको प्रोवाइड किया जा सकता है। जैसे वर्ल्ड वॉर के बाद जब विश्व की अर्थव्यवस्थाएं बिल्कुल उजड़ गई थी तो इन सबको रिकंस्ट्रक्ट करना काफ़ी ज़रूरी था। तो उसके लिए वर्ल्ड बैंक एक इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाता है और समय समय पर आवश्यकता पड़ने पर डेवलपिंग कंट्रीज़ को क्या प्रोवाइड करता है, लोन प्रोवाइड करता है। तो IBRD यानी कि इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म है। इसी को दरअसल वर्ल्ड बैंक कहते हैं। इन सब का मेंबर रहा है भारत। ठीक है, तो इससे संबंधित जो भी आपको फैक्ट समझ में आए उसकी फटाफट रीडिंग मारिए और फटाफट आगे बढ़िए। IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से भी भारत की ग्रुपिंग है। हमको पता चलता है कि 1991 के बाद अभी तक भारत ने IMF से तो कोई लोन नहीं लिया है। IMF और वर्ल्ड बैंक में फ़र्क ये है कि ये लास्ट रिजॉर्ट माना जाता है उधार लेने का। और ये कौन से पर्पस को सॉल्व करने के लिए IMF, अगर कोई देश बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस से जूझ रहा हो तो 1990-91 में इस प्रकार की परिस्थितियां बन गई थी कि भारत को इससे लोन लेना पड़ा था। फिलहाल 1991 से लेकर अब तक IMF से भारत ने कोई लोन नहीं लिया, जो कि एक अच्छी बात है। ये शॉर्ट टर्म लोन होता है और कोलेट्रल रख कर आपको क्या मिलेगा, लोन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो IMF में भी देख सकते हैं इंडिया और इसके क्या संबंध रहे हैं। प्लीज़ इसको पढ़िएगा, ठीक है। इसके बारे में अगर हम पढ़ने यहाँ जिक्र करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इतना समय है नहीं हमारे पास। G20 भी एक क्या है, ग्लोबल ग्रुप है। हालांकि ये 20 देशों का समूह है जिसमें 19 देश हैं और एक क्या है, यूरोपियन यूनियन है। और लास्ट जब चेयरशिप इंडिया को मिली थी, चेयरमैनशिप, तो उसमें अफ्रीकन यूनियन को भी जोड़ा गया था, आप अच्छी तरह जानते होंगे। तो लेटेस्ट डेवलपमेंट G20 में हमको देखने को मिलता है कि इससे पहले जो चेयर मिली थी वो इंडिया को मिली थी। ठीक है, इंडिया को चेयरमैनशिप मिली हुई थी पिछले साल से लेकर पिछले साल तक, यानी कि नवंबर 2022 से लेकर नवंबर 2023 तक, पिछले साल की बात हो रही है। ठीक है, तो ट्रायोका का नाम सुना होगा आपने। ठीक है, तो फिलहाल अब चेयरमैनशिप किसको सौंप दी गई है, ब्राज़ील को। 1 साल के लिए अध्यक्षता वो करेगा। और जिस प्रकार से इंडिया में जगह जगह देशों में सम्मेलन हो रहे थे G20 के लेकर, उसी प्रकार से इस समय ब्राज़ील में भी चल रहे होंगे। तो जो गोल्स, जो भी आउटकम्स G20 में इंडिया की मीटिंग्स में लिए जा रहे थे,
उनका विस्तार अब जाके कहाँ पर हो रहा होगा, ब्राज़ील में। ब्राज़ील में कोई डेवलपमेंट होगा तो फिर आगे बढ़ा दिया जाएगा। इस प्रकार से चेयरमैनशिप्स की चेयर इसकी घूमती रहती है। तो इसमें यूएसए भी क्या है, इसका मेंबर है। तो हो सकता है कि यहाँ से क्वेश्चन आ जाए। न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप आप जानते ही हैं। न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में अभी तो कितने मेंबर्स हैं, 48। भारत इसका भी सदस्य नहीं है और पाकिस्तान ने भी अप्लाई कर रखा है इसमें कि मुझे भी इसका क्या बनाओ, सदस्य बनाओ। चाइना है, बहुत सारे देश हैं, 48 हैं, लेकिन इंडिया नहीं है। लेकिन इंडिया को सपोर्ट मिला हुआ है यूएसए का, फ्रांस का, कि इसको इस ग्रुप में शामिल किया जाए। यहाँ भी फिर क्या होता है, वोटिंग होती है और चाइना लीड कर ले जाता है। उसके पक्ष में जो देश होते हैं वो चाइना के पक्ष में क्या कर देते हैं, अपना वीटो का इस्तेमाल कर लेते हैं। और भारत फिलहाल अभी इससे भी दूर है। इसका मेंबर अगर बन जाता है इंडिया, तो न्यूक्लियर कह सकते हैं कि जो टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी रेजीम में एक इम्पॉर्टेंट भूमिका निभा सकता है। फिलहाल भारत इसका भी मेंबर नहीं है। तो कुछ चुनौतियां तो है ही इंटरनेशनल स्तर पर। तो हो सके तो आप इन सब पॉइंट्स को जरा ध्यान से देखिएगा। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कुछ रीजनल ग्रुपिंग्स की। देखिए, यूएनओ विश्व की सबसे बड़ी संस्था, सबसे बड़ी पंचायत विश्व की कह सकते हैं। लेकिन बाद में धीरे धीरे ये एहसास हुआ कि क्या ज़रूरी है हर बार बड़े साहब के वहाँ जाया जाए? क्या हम छोटे लोग मिलकर आपस में ग्रुपिंग नहीं कर सकते और आपस में ट्रेड को, इकोनॉमिक कोऑपरेशन को, कल्चरल एक्टिविटीज़ को एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं क्या? तो उसका जवाब है हाँ। तो हम देख सकते हैं कि 1970 के बाद कई सारे रीजनल ग्रुप बनने शुरू होते हैं और आपस में टाई अप करने के लिए, रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, थ्रू इकोनॉमिक कोऑपरेशन, थ्रू कल्चरल एक्सचेंज एक्टिविटीज़, ट्रांसपोर्टेशन और कई सारी चीज़ें। भारत अगर कुछ कर सकता है दूसरे देश के लिए तो भारत करेगा। अगर दूसरा देश कुछ भारत के लिए कर सकता है तो भारत के लिए वो काम करेगा। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि रीजनल ग्रुप की जो इम्पोर्टेंस है पिछले कुछ दशकों में काफ़ी इम्पोर्टेंस रोल प्ले कर रही है। तो इसमें आप थोड़ा सा सार्क के बारे में पढ़ लीजिएगा। प्री वाले एग्जाम में तो यहाँ से क्वेश्चन आ ही जाते हैं कि पहली बैठक कब हुई थी, कहाँ हुई थी, क्या मुख्यालय है, इन सब चीज़ों के बारे में आप जानते ही हैं। फिलहाल हम देखते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बायलैटरल इश्यूज़ की वजह से सार्क का जो वेरी पर्पस था वो नहीं हो पाता है और उन्हीं के मुद्दे हावी रहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सार्क जिस उद्देश्य से बनाया गया था वो पूरा होता हमको दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि संस्था नहीं, संस्था है, ठीक है, और अपना काम कर रही है। इसी प्रकार से देखेंगे आप बिम्स्टेक, इसके बारे में भी पढ़ लीजिएगा। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट भूमिका है इसकी। SCO, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, भारत और पाकिस्तान बाद में इसके सदस्य बने। इब्सा, इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, ये एक डायलॉग फोरम है, इसको पढ़ लीजिएगा। मैकोंग गंगा कॉर्पोरेशन, इसमें 6 मेंबर्स हैं, इंडिया, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, ये सारे। गंगा और मैकोंग 2 नदियों के नाम पर इस कॉर्पोरेशन का नाम रखा गया है, सन 2000 में बना था। आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, और आप देख सकते हैं कि इसके अलावा एपैक का नाम सुना होगा आपने, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। क्वाड का नाम आपने सुना होगा, इसमें इंडिया प्रमुख भूमिका निभा रहा है। तो रीजनल कोऑपरेशन कई और सारे रीजनल कोऑपरेशन के साथ मिलकर एक कॉमन सा इंटरेस्ट क्या कर लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं। तो इन सब में अगर भारत है तो हो सकता है उसकी भूमिका हो। फिलहाल साउथ ईस्ट एशियन नेशन में इंडिया अभी नहीं है, इंडिया इसमें शामिल होना है अभी। ब्रिक्स के बारे में पढ़ सकते हैं आजकल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कजान नाम के शहर में, जो कि रशिया का शहर है, वोल्गा की सहायक नदी के तट पर है ये, कजांका करके, वहाँ पर ब्रिक्स की मीटिंग जारी है। और मेरे पास ये देखिए, हो सके तो कल का न्यूज़पेपर पढ़िएगा आप, इंडियन एक्सप्रेस, जिसमें फ्रंट पेज में आप देख सकते हैं कि देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, चाइना कन्फर्म्स LAC पैक्ट, आर्मी चीफ सेज रीस्टोरिंग ट्रस्ट इज फर्स्ट प्रायोरिटी। इसी न्यूज़पेपर का आप लोग क्या पढ़ सकते हैं, एडिटोरियल, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको पढ़ के क्या होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ यही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा, मैं मान के चल रहा हूँ कि क्वेश्चन पेपर अब तक तो बन चुके होंगे, लेकिन अगर आप पहली बार इंटरनेशनल रिलेशंस को पढ़ रहे हैं तो हमारे पास कुछ कीवर्ड्स होने चाहिए, और अगर आपने उन कीवर्ड्स का आंसर में इस्तेमाल किया है तो ज़रूर आपको फ़ायदा मिलेगा। तो ये टॉपिक
जो आजकल चर्चा में है, आजकल इंडियन एक्सप्रेस वाले न्यूज़पेपर में इसको पढ़ के आप कवर कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा आंसर फ्रेम करने की स्थिति में आ सकते हैं। तो हो सके तो ब्रिक्स के बारे में जो मीटिंग चल रही है उसके बारे में पढ़िए, प्लस इसकी जो साइडलाइन टॉक्स है, साइडलाइन मतलब इसके इतर, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग से मुलाकात हुई है और उन्होंने 45 मिनट की बैठक में चर्चा करी है LAC को लेकर। और 2020 में जो स्टैंड ऑफ बना हुआ था उस क्राइसिस को समाप्त करने के लिए, फिर से म्यूचुअल रिस्पेक्ट को बढ़ावा देने के लिए एक सहमति बनी है। तो माना जा रहा है कि ये भारत की एक कूटनीतिक जीत है, ठीक है, 2020 के बाद। अब तो इस पे आप न्यूज़पेपर पढ़िए और आपको वाकई में काफ़ी अच्छे अच्छे शब्द मिलेंगे जो आपको आंसर लिखने में आपकी मदद करेंगे। तो ये मैं रिकमेंड कर रहा हूँ आपको कि इस वाले टॉपिक को लगे हाथों आज और कल के पेपर में इसका एडिटोरियल भी पढ़ लीजिए, ठीक है, काफ़ी अच्छी समझ आपकी डेवलप हो सकती है। तो देखिए, ब्रिक्स की फॉर्मेशन आपको पता ही 2009 में हुई थी। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये भी एक रीजनल ग्रुप है और इसका अपना एक डेवलपमेंट बैंक भी है। तो ये देश आपस में, क्योंकि सभी डेवलपिंग कंट्रीज़ की ही श्रेणी में आते हैं, ठीक है, ब्राज़ील है, रसिया है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका, तो ये ग्रुप भी क्या है, आपस में कोऑपरेट करते हैं कई सेक्टर्स में। तो पढ़िएगा इन सब चीज़ों को भी, ठीक है, इंटरेस्टिंग है, पढ़ के मज़ा आएगा आपको। इसी प्रकार इसी टॉपिक में बायलैटरल ग्रुपिंग्स भी आपको देखने को मिलेगा कि भारत और विश्व के प्रमुख देशों के बीच में क्या संबंध है जो प्रमुख भूमिका निभाते हैं। जैसे कि इंडिया US स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, हम जानते हैं कि भारत और अमेरिका के संबंध काफ़ी मधुर नहीं रहे हैं शुरू से, लेकिन 1980 के दशक के बाद भारत एक बड़े बाजार के रूप में जब उभरता है तो अमेरिका को भी संभावनाएं नज़र आती हैं कि भारत बहुत बड़ा बाजार है और हमारा सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट बन सकता है। तो अमेरिका ने भारत की तरफ देखना शुरू किया और आज की स्थिति ये है, ग्रेजुअली, स्लोली बट श्योरली वी कैन से दैट इंडिया एंड USA हैविंग अ वेरी गुड बॉन्ड राइट नाउ। बराक ओबामा जी जब आए थे, उससे पहले क्लिंटन साहब आए थे, तब से ही हम देख सकते हैं कि भारत और अमेरिका काफ़ी हद तक नज़दीक आए हैं। कई सारी पार्टनरशिप, कई सारी डीलिंग्स, कई सारे कह सकते हैं कि वेंचर्स पे काम करने के लिए तत्पर नज़र आ रहे हैं। और तो और अमेरिका ये भी चाहेगा कि चाइना का एक काउंटर पॉइस तैयार किया जाए और भारत से अच्छा काउंटर पॉइस क्या हो सकता है एशिया में। तो इंडिया को एक प्रकार से सशक्त भी कर रहा है जिससे कि वो चाइना एक रीजनल पावर बनकर ही रह जाए, ग्लोबल पावर ना बने। तो इंडिया और USA के बीच के जो संबंध हैं पिछले कुछ वर्षों में, पिछले 2 दशकों में हम देखते हैं कि काफ़ी सुधार हुआ है इनमें। हालांकि मौजूदा सरकार के समय में जो संबंध रहे हैं इनके बारे में थोड़ी सी आप जानकारी इकट्ठा करिए। इसी प्रकार से इंडिया और रशिया की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काफ़ी पुरानी है। रशिया पहले से ही एक, कह सकते हैं, एक लॉयल फ्रेंड रहा है हमेशा से और बहुत बड़ी आर्म्स सप्लाई के लिए जाना जाता था रशिया और इंडिया के बीच में, ठीक है। जो मिग विमान थे, सुखोई है, वो सब रशिया से ही हमने परचेज किए हैं। तो उस मामले में रशिया ने हमारी काफ़ी हेल्प करी है और आज भी रशिया भारत का एक अच्छा मित्र है, ठीक है। और अब तो एक मैंने देखिए क्वेश्चन भी लिखा है यहाँ पे कि हाउ इंडिया कैन प्ले अ की रोल एज अ पीस मेकर बिटवीन रशिया यूक्रेन वॉर, राइट। तो ये क्वेश्चन हो सके तो लिखने की कोशिश कीजिए कि किस प्रकार से भारत रूस और यूक्रेन के मध्य चलने वाले युद्ध में एक प्रमुख भूमिका निभा सकता है शांति लाने के लिए। कैसे लिखेंगे इस आंसर को आप खुद ही तय कीजिए कि अब, क्योंकि वैसी बात तो नहीं रह गई अब भारत सिर्फ रशिया का दोस्त नहीं है, अमेरिका का भी दोस्त है भाई, अमेरिका का भी दोस्त हो चुका है। तो पसोपेश में है मामला कि ना तो पूरी तरीके से रशिया से मना कर सकता है और ना ही USA के विरुद्ध कोई भी एक्टिविटी या कह सकते हैं कोई बयान दे सकता है। तो वेट एंड वॉच कर रहा है, मना सकता है कि हाँ भाई छोड़ दो वॉर, इस प्रकार से चीज़ें हो रही हैं, डेवलपमेंट चल ही रहा है, बड़ी लंबी खिंच गई है ये वॉर। तो इसके संबंध में आप चाहें
तो कई प्रकार की इंफॉर्मेशन नेट से इकट्ठा कर सकते हैं और हमारे कंटेंट में भी ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो हो सके तो इसमें आंसर लिखिए 8 मिनट के अंदर। इसी प्रकार से इंडिया चाइना रिलेशन भी काफ़ी मधुर नहीं रहे हैं 1962 की वॉर के बाद से। ऑनगोइंग टॉक चली रही है, आप जान ही रहे हैं, बिटवीन ऑन द साइडलाइंस ऑफ द ब्रिक्स समिट। ये कल की खबर है वैसे। तो जैसा कि मैंने अभी इससे पहले वाले पेज में कहा था कि हो सके तो इसको ज़रा पढ़िएगा, है ना। पढ़ के काफ़ी चीज़ें आपको वर्ड्स मिलेंगे कि आंसर में उन वर्ड्स का इस्तेमाल करा जा सकता है। ओके, इंडिया इजराइल पार्टनरशिप, भारत और इजराइल भी काफ़ी अच्छे मित्र हैं। काफ़ी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करता है इजराइल भारत को, डिफेंस सेक्टर में भी काफ़ी अच्छा पार्टनर बन के उभरा है। इंडिया फ्रांस पार्टनरशिप देख सकते हैं। इंडिया जापान स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को भी आप पढ़ सकते हैं इस बारे में, है ना। क्वाड के रूप में जापान भी एक इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाता है। तो टॉपिक नंबर 18 में इन सभी पॉइंट्स को आप रिमेंबर करेंगे, मतलब एक बार ज़रूर देखेंगे, बार बार रिवीजन करेंगे, ठीक है, तभी कुछ आंसर इसमें आप लिख सकेंगे अगर एग्ज़ाम में आता है तो ये था टॉपिक आज का, बायलैटरल रीजनल ग्लोबल ग्रुपिंग्स एंड एग्रीमेंट इन्वॉल्विंग इंडिया एंड अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट। ओके, तो होपफुली ये सेशन आपको ठीक लगा होगा। ठीक है, हम इस कम समय में अधिक से अधिक क्या कर सकते हैं, एक बॉटम लाइन क्लियर कर सकते हैं, ठीक है, ताकि कुछ तो लिखा जा सके आंसर में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, टेक केयर और आंसर लिखते रहिए। थैंक यू।